अभी आपको बताएं, वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर बात करते हुए आज़म स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। आज़म स्वाति के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। वफाकी वजीर आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया है और मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जराये का बताना है कि स्पेशल सेक्रेटरी ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के इजलास में कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के बजाय इंतखाबी फहरिस्तें नादरा से बनवाने की तरमीम मुस्तरद कर दी। कमेटी ने सेनेट इंतखाबात खुफिया के बजाय ओपन कराने से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी। 60 रोज में हलफ ना लेने वाले रुकन की नशिस्त खत्म करने की तरमीम का इतलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, तफसील से बताएगा इस इजलास में आज क्या बात हुई है? जी बिल्कुल, आज जब इजलास शुरू हुआ तो जो एक नई रुकन शामिल की गई थी समीना मुमताज, चंद रोज कबल उनको चेयरमैन सेनेट ने एक कमेटी में शामिल किया था। ताज हैदर साहब ने उस पर रूलिंग देते हुए उन्हें कमेटी में वेलकम कर लिया, उनकी शमूलियत को ओके कर दिया। लेकिन आज समीना मुमताज जो थी वो इजलास में नहीं आई। इसके अलावा जब आज इजलास शुरू हुआ तो आज़म स्वाति की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है पैसे लिए हुए हैं, ये इदारा जो है मुल्क में जमहूरियत के को तबाह करने का बाइस बना है। आग में जाएं, ये जहन्नुम में जाएं, इस इदारे को आग में जाना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन हुकाम बरहमी का इजहार करते हुए इलेक्शन जो कमेटी थी उससे वॉकआउट कर गए, एहतजाजन वॉकआउट करके हुकूमत की ताज हैदर ने वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और दीगर जो अरकान थे कामरान मुर्तजा, आजम नजीर तारर को इलेक्शन कमीशन हुकाम को मनाने भेजा, लेकिन उन्होंने इजलास में आने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जब कमेटी का इजलास जारी था तो फिर जो वोटिंग का मामला आया तो वलीद इकबाल ने कहा कि सेनेटर समीना मुमताज जो कि अभी शामिल हुई है कमेटी में, वो जो है अलील है, उनको ऑनलाइन वोटिंग के लिए लिया जाए। जिस पर कमेटी ने कहा कि कमेटी पहले ही ये रूलिंग दे चुकी है और माजी में भी ऑनलाइन वोटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। समीना मुमताज जो है वो इजलास में शरीक हो, जिसे फारूक इशनाइक ने कहा कि समीना मुमताज जो है वो तो कराची में मौजूद है। इस पर कमेटी की जानिब से जो है उनको ऑनलाइन इजलास में शामिल करने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया गया। आज़म स्वाति क्योंकि उस वक्त एक कमेटी में जो अरकान की तादाद थी वो 6 और 6 थी, जिससे वोट बराबर होने से आज़म स्वाति जो थे वो उस वक्त उन्होंने कहा हम इजलास से वॉकआउट कर रहे हैं। वो और जो गुजरा थे वो इजलास से वॉकआउट कर गए। जो कमेटी ने तरामीम आज मंजूर किया उसे मुस्तरद की है, उसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट के जरिए जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके इस्तेमाल की तरमीम मुस्तरद कर दी है। समंदर पर पाकिस्तानियों को आई वोटिंग देने का हक देने से मुताबिक तरमीम मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा जो सेनेट का इलेक्शन ओपन करने की तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और साथ में जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, इलेक्टोरल फहरिस्तें हैं, उनको नादरा को बनाने का इख्तियार दिया जा रहा था, वो भी वापस इलेक्शन कमीशन को। ठीक है नौशीन यूसुफ, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपने इस इजलास में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के जायज एतराजात का जवाब नहीं था तो इल्जाम लगा दिया गया, हुकूमत सबूत सामने लाए। जिस तरह से इल्जामात लगाए गए हैं, आपके ख्याल में इन इल्जामात से क्या पैगाम जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत ने वतीरा बना लिया है कि पिछले 3 सालों में हर किसी को चोर कहना, हर किसी को डाकू कहना और जो शख्स भी हुकूमत के लाइन को ना करे, चाहे वो कोई आईनी इदारा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आज का जो इल्जाम है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर, उनके जायज नुकात थे, 37 के करीब उनके ऑब्जेक्शन थे और ना सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्शन थे, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे फाफिन है, जैसे पिलडैट है, उन्होंने भी एतराजात उठाए और हुकूमत की तरफ से इन्फोर्स करने की जो कोशिश की जा रही है ईवीएम इतने कलील वक्त में, उसके ऊपर उन्होंने भी शदीद एतराजात उठाए और हुकूमत से एग्री नहीं किया। तो अपोजिशन पार्टीज, इंडिपेंडेंट एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, ईसीपी सब एक तरफ और हुकूमत एक तरफ। अब हुकूमत ने अपनी जिद को आगे बढ़ाते हुए आज जो इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े, तो हम तो ये उनसे पूछना चाहेंगे कि वो बताएं कि आखिरकार ये इल्जाम किसके ऊपर है। क्या पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए, क्या मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए, या दीगर जमातों ने अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए? दसका इलेक्शन से हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
वो इलेक्शन कमीशन की साख को बहाल करने की कोशिश में है। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत की नहीं मानी, जिस तरह वाज़ेह एक धांधली करने की कोशिश की जा रही थी, और उनके जो जायज एतराजात थे आज उनको ब्रो बीट करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए हुकूमत ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जी इन्होंने पैसे पकड़े। इस तरह आईनी इदारे पर इल्जाम लगाना और आने वाले इलेक्शंस जो कि खुदा न खास्ता अगर इन इलेक्शन आने से कबल ही मुतनाज़े हो जाते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि हुकूमत मुल्क को एक संगीन बहरान की तरफ धकेलना चाह रही है। ठीक है, आपकी राय हमने ली। हमारे साथ सेनेटर आजम नज़ीर तारर भी मौजूद हैं। आजम नज़ीर तारर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस मामले पर अब अहम इजलास एक तलब किया गया है। क्या आप समझते हैं कि सूरत हाल टकराव की जानिब जाती दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये खुद सूरत हाल पैदा की है, क्योंकि पिछले 3 माह से इलेक्शन कमीशन का ये स्टांस है और इलेक्शन कमीशन ने हमारी 16 मीटिंग्स में यही स्टांस लिया जो आज उनका स्टांस था। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के इस स्टांस को सपोर्ट दी ना सिर्फ फील्ड एक्ट, फैफन जैसे आज़ाद इदारों ने, बल्कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने कंसल्टेंट्स अपॉइंट की है स्पेनिश कंपनी इस साल अप्रैल में, उसने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो भी कहती है कि ये ईवीएम से इलेक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये फूल प्रूफ नहीं और यकदम इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। सिर्फ यहीं पे नहीं, पार्लियामेंट में ऑलरेडी रिपोर्ट ले कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी 2 इंतखाबात पायलट प्रोजेक्ट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे, उसमें भी उन्होंने खदशात का इजहार किया। और जिस भूले तरीके से मैं कहूँगा आज हुकूमती वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो हर्जा तराई की है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये हमारी पार्लिमानी तारीख का एक स्याह दिन है, मैं समझता हूँ, और आज तक ये नहीं हुआ। देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं ये पार्लियामान की एक्सटेंशन है। ये समझा जाता है जैसे आज सेनेट बैठी हुई थी, और हुकूमती बाइकॉट शायद पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में बाइकॉट हुकूमत का ना हुआ हो। ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि अदबी लिहाज से उनकी आज अक्सरियत नहीं है। उन्होंने हर तरह से कोशिश की इसको बुलडोज करने की, और मैं मुस्तफा साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत का ये एक वतीरा बन गया है कि वो हर शख्स को, हर इदारे को जो उनकी बात नहीं मानता, जो उनके सामने झुकता नहीं है, उसको वो चोर डाकू कहते हैं। इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 218 के तहत एक खुद मुख्तार गैर जानिबदार अदारा है, और उसके बारे में इस तरह की जो जुबान दराजी है वो बदकिस्मती से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सही। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मामला है, आखिर अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? हुकूमत की अपनी राय है, ऑपोजिशन के अपनी मुतालिबात सामने रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, इस पर क्या सोल्यूशन दिखता है आपको? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में, हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ कतन नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें हुकूमत ये अपनी जिद पर कायम रहे कि नहीं, आपने अगले जनरल इलेक्शंस में ही इस मशीन इस्तेमाल करनी है, और न सिर्फ एक मशीन इस्तेमाल करनी है बल्कि हमारी बनाई हुई मशीन इस्तेमाल करनी है, तो फिर उसके ऊपर एतराज़ात तो होंगे। अब इलेक्शन कमीशन का और दीगर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि इंडिया में 30 साल लगे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के पायलट टेस्टिंग करते हुए, प्रोजेक्ट्स करते हुए। हमने तो सिर्फ अभी 2 पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर आप हम पे ये इन्फोर्स कर देते हैं, ये हुक्मनामा सादिर कर देते हैं कि हमने अगले इलेक्शन में इनको इस्तेमाल करना है, तो फिर अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन के दिन 10 लाख मशीनें हैं, 10 लाख मशीनें अगर हम बगैर पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किए हुए उनको इस्तेमाल में ले आएंगे, अमले को ट्रेन करना है। अगर उन मशीनों में से 10% या 5% मशीनें फेल हो जाती हैं, लाख या 50,000 मशीनें फेल हो जाती हैं, तो फिर उसके नतीजे में जो बहरान खड़ा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इलेक्शन कमीशन कतई तौर पे और दीगर आजाद ऑर्गेनाइजेशंस भी इस हक में नहीं है कि आने वाले इलेक्शंस में इस पर रिस्क लिया जाए। हम सिर्फ हुकूमत को ये बात कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि ईवीएम्स इस्तेमाल हो, लेकिन जिस तरीके से आप जल्दबाजी में इनको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमारे शुकूक व शुबहात में भी इजाफा हो रहा है, और उससे खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा बहरान भी खड़ा हो सकता है। हमारा एतराज सिर्फ इतना है। आजम नज़ीर तारर साहब, आपकी क्या राय है जो 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए ईवीएम पर, और हुकूमत की जानिब से अभी तक तो जवाब नहीं दिया गया? अगर हुकूमत की जानिब से कोई काबिल कबूल जवाब दे दिया जाता है फ़नी और तकनीकी सवालात का, तो फिर ईवीएम का प्रोसेस क्या स्मूथली अगले इलेक्शन में हो सकेगा?
देखिए, मैंने जैसे मुस्तफा भाई ने कहा, हमें कोई लड़ाई नहीं है मशीन से हमारी। हम ये कह रहे हैं तरीकाकार गलत है। सुप्रीम कोर्ट में खुद ये तय हुआ 2018 में कि जो हुकूमत आएगी वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेगी और ज़िमनी इंतखाबात में या लोकल गवर्नमेंट के कुछ हलकों में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा, हमारे हमसाया मुल्क ने 27 साल में शिफ्ट किया है ए से जी। ये चाह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में 8 घंटे का इलेक्शन है, सुबह 9 शुरू होकर शाम 5 खत्म हो जाती है पोलिंग, और 2 सूबे की और कौमी असेंबली दोनों की। ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क लिया जाए, सारा इलेक्शन मशीनों पे डाल दिया जाए बगैर तजर्बे किए। ये बड़ा खौफनाक काम है। इलेक्शन बैठ जाते हैं, ये आज नहीं हुआ, कई दफा। दूसरा, 80% आबादी नौखानदा है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में वोट डाल रहा हूँ, मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई थी इलेक्ट्रॉनिक मशीन 2016 में। आज भी हर छठे वकील साहब जो है वो मुआवन को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि जरा ये मेरा वोट तो डलवाना, मुझे समझ नहीं आ रही, जो कि 16 जमात पड़े हुए होते हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं आइडियलिस्टिकली? ये मुमकिन नहीं है, और इसके लिए हमें सारों को ऑन बोर्ड करके, और इलेक्शन लॉज ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्लियामान मार्जे वजूद में आती है। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि इसमें जो तरमीम है ये मुशावरत से होनी चाहिए, वोट से नहीं होनी चाहिए। कंसेंसस डेवलप करे। 2017 का इलेक्शन एक्ट जो है 113 मीटिंग्स के बाद फाइनल हुआ था, और उसमें सिंगल पार्टी जो थी जिसके एक मेंबर थे, मतलब शेख रशीद साहब, वो भी उसके रुकन थे, और ये इसको बलडोज करना चाह रहे हैं। इस तरह नहीं चलेगा। ये इलेक्शन को होने से पहले मुतनाज़े बना देंगे। ये बदकिस्मती है। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, जो कि पलडाज के सरबराह हैं। अहमद बिलाल साहब, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शलिटी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शलिटी को कैसे बरकरार रख सकते हैं? देखिए, ये दुनिया के मेरे ख्याल बहुत से कम मुल्क ऐसे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके एक बाई पार्टीजान प्रोसेस के तहत इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करते हैं। तो ये तो अल्टीमेट तरीका है न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने का। ये इस वक्त जो 3 मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी अपॉइंटमेंट में मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मशावरत शामिल है। उनकी मर्जी से हुआ। 2 अगर नए मेंबर जब अपॉइंट होंगे तो वो भी उनकी मर्जी से होंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पे एतराज करना बहसियत एक इदारे के मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर माकूल बात है। और आप किसी एक आध आदमी पे एतराज होता है, लेकिन वो भी अब आपने इत्तेफाक कर आए से मुकर्रर किया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है कि आप कोई ऐसा इदारा तख्लीक करें जिस पे सबका इत्तेफाक हो? यही वो तरीका था। और पहले तो ये कहा जा सकता था कि शायद पीटीआई उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में वो अपोजिशन में भी नहीं थी और इक़्तिदार में भी नहीं थी। लेकिन अब तो उनका बिल्कुल उसके अंदर पूरी तरह से मर्जी शामिल है। खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उनकी मर्जी से मुकर्रर किया गया है। तो यही तरीका होता है दुनिया में। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज जो इजलास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जब बात हुई है, हुकूमती रुकन आजम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। इतने सख्त किस्म के इल्जामात लगाए हैं। आपके ख्याल में इन बयानात के बाद इलेक्शन कमीशन को क्या किरदार अदा करना होगा? इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि जिस तरह अदालतों को इख्तियार होता है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी इदारे की तौहीन का उनको इख्तियार है, और वो उस इदारे उस इख्तियार को इस्तेमाल करके नोटिस भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि अगर इन द हीट ऑफ द मोमेंट स्वाति साहब ने जो बात की भी है तो उसको बड़ा रिकंसिडर करें और वो माजरत कर लें, क्योंकि आप किसी इदारे को इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो बड़ा गैर जमहूरी रवैया भी है और गैर महज़बाना रवैया भी है। तो उनको मेरे ख्याल इस पर किसी भी मजीद कार्रवाई से पहले माजरत कर लेनी चाहिए। यही सही जमहूरी रवैया होगा। से और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया है और कहा है कि साबित हो गया है कि हुकूमत के पास फनी और तकनीकी सवालात के जवाब नहीं है। अगर मामला ऐसे ही रहता है तो आगे क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप? नहीं, आगे तो सिचुएशन बहुत खतरनाक है कि अगर इस इख्तिलाफ राय के बावजूद और कंसेंसस को डेवलप किए बगैर अगर बुलडोज किया जाता है और अगर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट
में अददी अक्सरियत की बुनियाद से, थोड़े से वोटों की अक्सरियत से आप ये कानून पास कर भी लेते हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि आपने इलेक्शन होने से पहले ही ये इलेक्शन जो है उनको तस्लीम ना किए जाने का रास्ता हमवार कर दिया है। आप तो ये चाहते हैं ना कि इलेक्शन में जीतने वाला भी और हारने वाला भी उसको तस्लीम करें नताइज को, लेकिन अगर आप इस तरह से ये कानून पास करेंगे बगैर इत्तफाक कराए के, तो उस दिन से समझ लीजिए कि वो इलेक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। और उसके नतीजे में फिर जो इंस्टेबिलिटी की कैफियत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत हो सकती है, एहतजाज हो सकता है, ये सब बातें बहुत खौफनाक हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और हुकूमत को ये बात समझ में आ जाए। चल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, हम इस पे भी टेक लेना चाहेंगे, मुस्तफ़ा नवाज आपका भी और आज़म नज़ीर तार साहब का भी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को सुबह 11 बजे तलब कर लिया, तो क्या आप फोर्सी करें, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं उसमें? देखिए, जैसे अहमद बिलाल साहब कह रहे थे, उनका किसी मुल्क की ऑपोजिशन जमात से ताल्लुक नहीं है, वो एक आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं कि अगर हुकूमत बगैर कंसेंसस डेवलप किए इस मामले को बुलडोज करना चाहेगी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, तो आने वाले इलेक्शन होने से कबल ही मुतनाज़े हो जाएंगे और इस सियासी बहरान के नतीजे में हम अपने मुल्क को कमजोर करेंगे, हम सियासत को नुकसान पहुंचाएंगे। अब जिस तरह आप ओवरसीज वोटिंग को अगर आप देख लें, एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला हो गया, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक है, हम उसके भी हक में हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटीज को एड्रेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, हमें इस इजलास में कमेटी के सामने ECT ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया जाए। और आपके भी इल्म में है कि हमारी एक कसीर तादाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी की है वो खलीजी ममालिक में है, और उन खलीजी ममालिक से जब राब्ता किया गया कि हम अपने जो लाखों 60 से 70 लाख जो लोग वहां पर हैं उनको हम वोट का हक देना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ तरीक़ेकार वज़ा करना चाहते हैं, तो वहाँ के बादशाहों ने, वहाँ के हुक्मरानों ने कहा कि हम तो इस चीज़ की कतई आपको इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं है, हम वहाँ पर आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने दें कि आपके लोग यहाँ पर आए, कैंपेन करें, हम कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो यूरोप में लोग हैं वो आखिर किस हल्के में वोट डालेंगे, फिर किस तरीके से उन्होंने वोट डालना है, उसको हम इंटरनेट के ऊपर सिक्योर कैसे बनाएंगे। आजकल आपको पता है, चंद दिन पहले FTR की वेबसाइट हैक हो गई, वजीर आजम का अपना फोन पेगासस एक जो सॉफ्टवेयर आया उससे इंडिया ने निशाना बनाया, उसको हैक कर लिया। तो हम किस तरह उसकी सिक्योरिटी बनाएंगे, ये जायज तहफ़्फ़ुज़ात है और इन पे गौर करने के बाद, इनके हल ढूंढने के बाद फिर हमें इस चीज की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। 13 तारीख को अगर हुकूमत इसको जल्दबाजी में अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे अगर कामयाब कराने की कोशिश करेगी, तो हम अपना भरपूर वहां पर उस दिन मुजाहरा भी करेंगे, उसका एहतजाज भी करेंगे और फिर मजीद तलखियां बढ़ेंगी। तो हमारी एडवाइस तो हुकूमत को यही होगी कि अपने आज के रवैये के ऊपर आजम सवाती साहब इलेक्शन कमीशन से, नए जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक ऑनरेबल आदमी है, इंटेग्रिटी वाले आदमी है, उनसे माफी मांगे और उसके बाद इसको अददी तौर पे बुलडोज ना करे बल्कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करें। सही। हमें इसी दौरान ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साफ़ी साहब, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले की, जो आज इजलास हुआ है उसमें आज़म स्वाति ने बहुत सख्त इल्जामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। यह भी कहा है आज़म स्वाति ने कि इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। कितने सख्त हैं ये इल्जामात और इस तमाम तर मामले पर इलेक्शन कमीशन को किस तरह रद्द-ए-अमल देना चाहिए? नहीं, एक तो स्वाति साहब का जो माजी में तजुर्बा रहा है और माजी के जिन इलेक्शन कमीशन से, तो उस कंटेक्स्ट में वो ठीक बात कह रहे हैं। और उससे पहले जो मुस्तफा खोकर साहब ने बात की कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इमेज को जो पिछले सालों में तबाह हुआ है उसको बहाल करे, इसलिए उनको गुस्सा है। आजम स्वाति साहब को एक्सपीरियंस क्या है, वो 2001 में पाकिस्तान आए और उसी साल जो है वो पहले अगले साल वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बन गए और लोग कहते थे कि जी डॉलरों वाले एक शख्स आए हैं और वो नाज़िम बन गए।
फिर उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट ली और सेनेटर बन गए। हम सब भी हैरान थे कि भाई एक बंदा जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन किया हो अमेरिका में, उसके बाद वो फिर सेनेटर बन गए उनके खाते से। फिर वो इधर आए, फिर इधर आने के बाद वो पार्टी के सूबाई सदर के सदारत का जब इलेक्शन हो रहा था 2012 में, तो शिबली फराज साहब और मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ये एक ग्रुप थे, और दूसरी तरफ ग्रुप जो था, और ये परवेज खटक साहब का ग्रुप था, और तीसरा ग्रुप था पार्टी के इलेक्शन में वो असद कैसर का। तो शिबली फराज और मुराद सईद, इन लोगों ने उन पे इल्जाम लगाया था कि पार्टी इलेक्शन के दौरान उन्होंने पैसे देके वोट खरीदे हैं परवेज खटक साहब के लिए, और ये लोग एक वीडियो भी साथ लिया करते थे। तो चूंकि आजम स्वाति साहब का तो पूरा आज मैं हैरान हूं कि वो लोग जो उन पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान वोट की खरीदारी का इल्जाम लगाते थे, उनको उन्होंने वजीर भी बनाया है और उनसे इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि आज तक पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इलेक्शन कमीशन नहीं गया है इस मौजू पे, ना मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा इलेक्शन कमीशन गया है, बल्कि शिबली फराज साहब की क़यादत में 4 वफाकी वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए थे, और उधर उन्होंने एक लिहाज से हर तरह का लहजा इस्तेमाल किया।